नमस्कार। मैं आपका प्रोफेसर समाजशास्त्र की इस कक्षा में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए तृतीय वर्ष के एक बहुत ही दिलचस्प पेपर पर बात करने वाले हैं। ये माइनर और इलेक्टिव दोनों के लिए है और पेपर का नाम है भारतीय जनजातियों का समाजशास्त्र। तो इस कोर्स में हम भारत के जो मूल निवासी समुदाय हैं उनको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सिलेबस में क्या-क्या है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम कोर्स का एक बेसिक परिचय लेंगे, फिर हम एक एक करके पांचों यूनिट्स को समझेंगे कि उनमें क्या पढ़ना है, और आखिर में हम बात करेंगे कि इस विषय को पढ़ने के लिए कौन सी किताबें अच्छी हैं और भविष्य में करियर के क्या अवसर हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाठ्यक्रम के परिचय की। ये सारी जानकारी सिलेबस के भाग अ से ली गई हैं, जो हमें कोर्स की बुनियादी बातें बताती हैं। हाँ, तो ये देखिए, ये जो कोर्स है ये बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। विषय है समाजशास्त्र और ये एक माइनर या इलेक्टिव पेपर है। इसका कोर्स कोड भी देख लीजिए, A300C2T। ये याद रखना ज़रूरी होता है। ये 6 क्रेडिट का है और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर इंटरनल और 70 एक्सटर्नल रहेंगे। तो इस कोर्स को पढ़ने का मकसद क्या है? देखिए, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है। इसका असली उद्देश्य है कि जनजातीय समाज की एक गहरी समझ बने, और ये समझ आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यू में बहुत काम आती है। सरकारी नौकरी हो, रिसर्च हो या एनजीओ, हर जगह इसके लिए रास्ते खुलते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहली यूनिट से, जो कि हमारी नींव रखेगी इस विषय में। तो यूनिट 1 में हम सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई जनजाति और अनुसूचित जनजाति में फ़र्क क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है। फिर हम इनके क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण को देखेंगे कि इन्हें ज्योग्राफिकल, भाषाई, आर्थिक आधार पर कैसे बांटा गया है। और ये वर्गीकरण जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि भारत की जनजातीय आबादी में कितनी ज़्यादा विविधता है ना? कि कैसे अलग अलग भूगोल, भाषा और काम धंधे इन समुदायों की पहचान को बनाते हैं। अच्छा, बेसिक समझने के बाद अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि जनजातीय समाज और उनका संगठन कैसा होता है। यहाँ हम यूनिट 2 और 3 को एक साथ देखेंगे। तो यूनिट 2 में हम बात करेंगे उनके सामाजिक ताने बाने की, मतलब उनका परिवार कैसा होता है, विवाह की कौन कौन सी प्रणालियां हैं, नातेदारी व्यवस्था कैसे काम करती है, और एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है कि आज के समय में जनजातीय महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आ रहा है। इसके बाद यूनिट 3 में हमारा फोकस शिफ्ट होगा उनकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संगठन पर, मतलब वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, जैसे शिकार, पशुपालन, खेती, और क्या अब इसमें कोई बदलाव आया है। साथ ही हम उनके पारंपरिक राजनीतिक संगठन को भी समझेंगे और ये भी देखेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया उसका इन पर क्या असर पड़ा। अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील यूनिट पर, यूनिट 4, जो कि जनजातीय समस्याओं के बारे में है। इसमें हम उन चुनौतियों को देखेंगे जो आज जनजातीय समुदाय फेस कर रहे हैं, जैसे अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य की समस्याएं। विस्थापन की एक बहुत बड़ी समस्या है, और इन सब के जवाब में जो बड़े जनजातीय आंदोलन हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारे संविधान में उनके लिए क्या प्रावधान है और कौन से कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और अब हम अपने अध्ययन को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाएंगे और बात करेंगे इकाई 5 की, जिसमें हम खास तौर पर मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में मध्य प्रदेश की 6 प्रमुख जनजातियों गोंड, भील, भारिया, सहरिया, कोरकू और बैगा, इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संगठन का एक डिटेल्ड अध्ययन करेंगे। ये एक तरह से केस स्टडी जैसा होगा। तो ये तो हो गया सिलेबस का पूरा कंटेंट। अब बात करते हैं कि इसे पढ़ने के लिए कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी और इस कोर्स को करने के बाद करियर के क्या-क्या अवसर हैं। ये कुछ किताबें हैं जो सिलेबस में सजेस्ट की गई हैं और ये काफ़ी अच्छी हैं। जैसे श्रीराम शर्मा की किताब है, डीएन मजूमदार की किताब सामाजिक मानवशास्त्र पर, डॉक्टर हीरालाल शुक्ल की आदिवासी स्वायत्ता भी एक बेहतरीन किताब है, और मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए अनिल कुमार सिंह और अजय कुमार पांडे की किताब बहुत काम आएगी। तो आखिर में ये सवाल आता है कि ये सब पढ़ने से भविष्य में क्या फ़ायदा होगा? ये कोर्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, इसके बाद करियर के कई रास्ते खुलते हैं। सरकारी क्षेत्र में, खासकर सिविल सर्विसेज में इसका बहुत फायदा मिलता है। रिसर्च में जा सकते हैं, और अगर ज़मीनी स्तर पर काम करना है तो एनजीओ सेक्टर में बहुत अवसर हैं।
और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा कि जनजातीय समाज का अध्ययन करके हम सिर्फ उनके बारे में ही नहीं सीखते, बल्कि ये हमारे अपने आधुनिक समाज के लिए भी एक आईने का काम करता है ना? हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि समुदाय, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व और सामाजिक संगठन का असली मतलब क्या है।